हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है अमर क्रांतिकारी राजगुरु। तो हम जो क्रांतिकारी राजगुरु थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ गांव में रहने वाले नारायण और पार्वती देवी के 5 संतानें हुई। उन्हीं में से एक शिवराम आगे चलकर क्रांतिकारी राजगुरु के रूप में प्रख्यात हुए, जिन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी इस शहादत को पूरा देश आज भी याद करता है। आज से लगभग 115 साल पहले शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को खेड़ गांव के एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। शिवराम बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन अधीर और उत्साही स्वभाव के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही मराठी प्राथमिक शाला में हुई। बाद में उन्हें पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन वहां पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। राजगुरु को शारीरिक व्यायाम आदि करने में बहुत आनंद आता था। अपने गांव से बहने वाली भीमा नदी में तैरकर उन्होंने अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया। वहीं पर वह मित्रों के साथ गुलेल के निशाना लगाने का खेल खेलते थे। तब उन्हें पता था कि गुलेल से सीखी उनकी निशानेबाजी बाद में अंग्रेज अधिकारी पर बंदूक से सटीक निशाना लगाने में काम आएगी। बचपन से ही शिवराम के कोमल मन पर शिवाजी और शंकराचार्य की शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। शिवाजी के छुपकर अचानक हमले करने वाले यानी छापामार युद्ध के वे प्रशंसक थे। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य की सवारी उनके गांव में से गुजरी तो वे भी उनके दर्शनों को पहुंचे। आदि गुरु की शिक्षाओं से अभिभूत बालक शिवराम ने अपने मन की शुद्धि और बुद्धि तक तथा बल की वृद्धि के लिए 5 दिन तक अन्न जल त्याग कर उपवास किया। यह शायद अपनी सामर्थ्य की परीक्षा का उनका तरीका था। इस तरह के कठोर व्रत ने ही उन्हें अंग्रेजों की कड़ी यातनाओं के आगे न झुकने और देश की स्वतंत्रता की वेदी पर हंसते हंसते चढ़ जाने का सामर्थ्य और आत्मविश्वास दिया। एक बार उनके गांव में किसी अंग्रेज अधिकारी के आने का कार्यक्रम था। सब तरफ चहल पहल और तैयारियां हो रही थी। आसपास के गांव के लोग भी गोरों को देखने के लिए उस जगह इकट्ठा हो रहे थे। शिवराम भी उत्सुकतावश वहां पहुंचे, लेकिन उस फिरंगी के स्वागत के दौरान वहां मौजूद हिंदुस्तानियों का तिरस्कार बालक शिवराम की नजरों में से छुपा नहीं रह पाया। एकाध अन्य अवसरों पर भी उन्होंने अंग्रेजों के हाथों सरल भारतीयों का अपमान होते देखा। इन घटनाओं ने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत भर दी। उस समय देश भर में अंग्रेजों के दमन के खिलाफ मोर्चे बन रहे थे। कांग्रेस सहित कई दल सक्रिय थे जो देश को आज़ाद कराने के एकमात्र लक्ष्य को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और दूसरे नेताओं की चर्चा घर घर हो रही थी। फिर भला शिवराम कैसे छूते रहते। तिलक एक सभा में शामिल होने खेड़ गांव पहुंचे तो शिवराम ने भी उनका भाषण गंभीरता से सुना। उनके मन पर इन सब का गहरा असर पड़ रहा था, लेकिन उनके बड़े भाई दिनकर अंग्रेज सरकार के कर्मचारी थे, इसलिए उन्हें शिवराम के ये क्रियाकलाप पसंद नहीं थे। वे चाहते थे कि वह भी अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज सरकार के मुलाजिम बने, पर शिवराम के मन में कुछ और ही चल रहा था। 16 वर्ष की कम आयु में उन्होंने काशी जाकर संस्कृत का अध्ययन करने का फैसला कर लिया। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। वहीं उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ कर ली। यहाँ भी उन्होंने कई व्यायामशालाओं में नियमित जाकर अपना शारीरिक अभ्यास जारी रखा। काशी यानी वाराणसी में पहली बार वह क्रांतिकारियों के संपर्क में आ और यहीं उन्होंने क्रांति की बलि वेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का प्रण किया। उनकी मुलाकात क्रांतिकारी सावरगांवकर, वैशंपायन और चंद्रशेखर आजाद से हुई। कुछ ही समय में वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य बन गए हैं। यहाँ उन्हें ददय नाम रघुनाथ के नाम से जाना गया। अब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था भारत माता की आज़ादी, जिसके लिए कोई भी बलिदान छोटा था। वह हमेशा कहा करते थे कि भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हर लड़ाई में मैं सबसे आगे चलूँगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और जतिन दास उनके करीबी साथी थे। इनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं पंजाब था। जाने माने राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय 20
अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने बर्बरता से जुलूस पर लाठीचार्ज किया, जिससे लालाजी के सिर पर घातक चोट लगी और 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। तब के पुलिस अधीक्षक स्कॉट के प्रति सभी के मन में आक्रोश था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जय गोपाल को लालाजी की हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी दी। 17 दिसंबर 1928 को एक गुप्त योजना के तहत भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स के घर के सामने टहलने लगे। बटुकेश्वर दत्त अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठे गए मानो वह खराब हो गई हो। जय गोपाल को स्कॉट के आने का इशारा करना था। गलती से उसने उप पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स के आने पर इशारा कर दिया। नतीजतन वही मारा गया। सभी क्रांतिकारी बच निकले और गुप्त रूप से रहने लगे। राजगुरु भगत सिंह के नौकर का वेश धारण कर लाहौर से निकल भागे और उन्हें लखनऊ को छोड़कर खुद भूमिगत हो गए। वह कुछ समय मुंबई और पुणे में भी रहे और वहां छिपकर अपनी गतिविधियां चलाते रहे। बाद में एक अन्य क्रांतिकारी घटना असेंबली बम कांड में भगत सिंह और उनके कुछ साथी पकड़े गए। तब उस मामले की सुनवाई और जांच के दौरान अंग्रेजों के सामने सैंडर्स की हत्या का राज खुला और पुलिस ने 30 सितंबर 1929 को पूना में राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया। वहां से उन्हें लाहौर भेज दिया गया। उसी जेल में भगत सिंह और सुखदेव भी बंदी थे। यहाँ इन तीनों ने राजनीतिक बंदी होने के नाते अपने कुछ हक मांगे और उन्हें ना माने जाने पर भूख हड़ताल कर दी। वे अपने लिए अच्छा खाना, अखबार, कागज, कलम, शाम को ज़्यादा देर तक कोठरियों से बाहर रहने जैसी सुविधाएं मांग रहे थे। लंबी हड़ताल के बाद आखिर अंग्रेजों को उनकी मांगे माननी पड़ी। राजगुरु ने अपने मामले की पैरवी खुद की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और इसके लिए 24 मार्च 1931 का दिन तय किया गया था। आमतौर पर फांसी के लिए सुबह का समय तय होता था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी इन तीनों से इतने डरे हुए थे कि निश्चित समय से एक दिन पहले 23 मार्च की शाम 7:33 के आसपास उन तीनों को चुपचाप जेल के भीतर फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी का फंदा चूमने के ठीक पहले तक इन तीनों वीरों के मुंह से निकले इंकलाब जिंदाबाद के नारे पूरी जेल में गूंज रहे थे। तो ऐसे थे बच्चों हमारे राजगुरु। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।